हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं हूं रुपिंदर और फ्रॉम न्यू जर्सी, यूएसए। अमेरिका में आप देखेंगे कि बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो कि मैंने देखा। बाहर हम इंडिया में रहते थे तो हमें ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी, लेकिन अगर आपको इसकी बैकग्राउंड या इसकी हिस्ट्री के बारे में पता हो तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अमेरिकन्स कैसे ग्रो किए होंगे, अमेरिकन्स ने सक्सेस कैसे ली होगी, पहला ज़माना क्या था, अब ज़माना कैसे आया। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमें ये पता है कि देश कैसे आज़ाद हुआ था, देश आज़ादी से पहले क्या था हमारी कंट्री में। इसीलिए हम इंडिया को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन जब हम इमिग्रेंट बनकर यहाँ पर आते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कल्चर, बहुत सारी ट्रेडिशनल बातें और यहाँ की हिस्ट्री कुछ भी नहीं मालूम। तो ये सब जो है ना, हमें पता होना चाहिए। हम ज़्यादातर चीज़ें तो नहीं कवर कर सकते, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ की एक बड़ी कंपनी थी, स्टैंडर्ड ऑयल, जिसकी मोनोपली थी। और वो एक फैमिली थी, रॉकेफेलर फैमिली, जिसको के जिन्होंने स्ट्रगल की और जो बिलियनर बने। और है तो वो उनकी पुरानी स्टोरी, लेकिन इससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि अमेरिका में लोग मिलियनर बिलियनर कैसे बने। हो सकता है आप लोग भी कुछ इससे सीख सकें या हम भी कुछ सीख सकें। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को इस फैमिली के बारे में बताती हूँ। जब से हम अमेरिका में आए हैं या हम इंडिया में थे तो कभी भी किसी ने इस फैमिली का नाम नहीं लिया। यूं तो बहुत सारी फैमिलीज हैं, लेकिन आज मैं एक ही फैमिली के बारे में डिस्कस करूंगी, वो है रॉकेफेलर फैमिली। और ये एक टाइम था जबकि इनकी मोनोपली थी स्टैंडर्ड ऑयल में। एक थे जॉन डी रॉकेफेलर, जिनका बर्थ हुआ था 1839 में। और वो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उनके फादर जो है वो जर्मन से आए थे, वो भी इमिग्रेंट थे, लेकिन पुराने ज़माने में, 1839 की बात है ये। और उनके फादर जो है वो नकली दवाइयों का काम करते थे। जैसे लोगों को पुराने ज़माने में नहीं होता हमारे इंडिया में कि जैसे किसी को मैजिकल पोशन देना, ये नकली दवाइयाँ थी और ये धोखाधड़ी करके पैसा इकट्ठा करते थे। उन्होंने मल्टीपल शादियां भी की और वो एक अच्छे इंसान नहीं थे। लेकिन जॉन डी रॉकेफेलर वो 16 ईयर्स के थे जब उनके फादर उनको छोड़कर घर से चले गए। उनके बारे में ज़्यादा किसी को नॉलेज नहीं है। और उनकी मदर बहुत अच्छी थी। वो हमेशा एक ही बात उनको सिखाती थी कि आप किसी भी चीज़ को वेस्ट ना करें। ये एक इंग्लिश फैमिली है और ये जर्मन से आई थी। जॉन डी रॉकेफेलर जो फर्स्ट बिलियनर ऑफ यूएसए हुए हैं। जॉन जो है वो शुरू में 16 ईयर के थे जब, तो वो बुक कीपिंग का काम करते थे। उससे पहले वो और जॉब्स करते थे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मेरे को $1 लाख कमाना है। जब वो 18 ईयर्स के हुए तो उन्होंने सोचा कि मैं बुक कीपिंग कर कर तो $1 लाख नहीं कमा सकता। उनकी खासियत ये थी कि वो बहुत एम्बिशियस थे, लेकिन फैमिली से वो बहुत गरीब थे। उन्होंने एक और जॉब ली, वो थी एक होलसेल की ट्रेडिंग कंपनी थी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचती थी, बाहर से सामान आता था। तो उन्होंने उसमें जॉब ले ली जिसमें अच्छी पे थी। तो उनके साथ एक उनका दोस्त था, उसका भी विजन बहुत अच्छा था। ये दोनों गुड फ्रेंड्स थे। और इस जॉब से उन्होंने जो ट्रेडिंग कंपनी थी फ्रूट्स की, उसमें इन्होंने अच्छी पे कमाई। लेकिन कुछ समय के बाद इन्होंने सोचा कि हम क्यों नहीं ये बिजनेस कर लेते, क्योंकि उनको इन्स एंड आउट सारे समझ आ गए थे। तो ये दोनों दोस्त थे, तो इन्होंने मिलकर एक फ्रूट ट्रेडिंग कंपनी खोली। तो उन्होंने एक बिजनेस खोला, वो भी फ्रूट्स का बिजनेस था। इसी तरह जैसे कि वो ट्रेडिंग कंपनी में काम करते थे, उनको इन्स एंड आउट्स पता चल गए। तो उन्होंने अपने दोस्त से मिलकर एक ट्रेडिंग कंपनी खोल ली। और ट्रेडिंग कंपनी से उन्होंने कुछ पैसा कमाया। लेकिन हुआ क्या, उनकी लक अच्छी थी
तो अचानक ही सिविल वार शुरू हो गई। होता क्या है, जब सिविल वार होती है तो फोर्स को फूड्स की ज़रूरत होती है, तो उनका बिजनेस खूब चला और उन्होंने इस बिजनेस से $4 लाख कमाए। अब वो सोचने लगे कि मेरे को ये बिजनेस नहीं करना, मुझे कुछ और अच्छा करना, मुझे और आगे बढ़ना है। तो उन्होंने ये बिजनेस के चलते ही दूसरा बिजनेस ढूंढना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों 1859 में फिलाडेल्फिया में एक ऑयल वेल की डिस्कवरी हुई। तो गवर्नमेंट ने इनकरेज किया कि कंपनियां आगे आएं और इसमें इन्वेस्ट करें। जॉन डी को लगा कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, तो उसने 1863 में इसमें मनी इन्वेस्ट करने का सोचा। तो उन दोनों पार्टनर्स ने इसमें अपना इन्वेस्टमेंट किया और एक कंपनी खोली और इस कंपनी का नाम रखा स्टैंडर्ड ऑयल। उस ज़माने में केरोसिन ऑयल की बहुत डिमांड थी, घर घर में लैंप्स चलती थी, लाइट नहीं थी। और जो गैसोलीन है उसकी डिमांड कम थी। अब उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन जो जॉन डी थे उनका जो आइडिया जो है वो आगे बढ़ने का था। जो जॉन डी थे उनको ये था कि क्योंकि उनकी नेचर में था, उनके पेरेंट्स ने, उनकी मदर ने खासकर ये बोल रखा था कि कोई चीज़ जो है वो वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने देखा कि जो क्रूड ऑयल है इसमें आप केरोसिन निकाल रहे हैं और गैसोलीन निकाल रहे हैं, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल था वो वेस्टेज थी और वो गार्बेज किया जाता था। यही नहीं, और भी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था और वो भी सारे इस मटेरियल को वेस्ट करते थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस वेस्ट मटेरियल का कोई बेनिफिट लिया जाए या इसके ऊपर कोई काम किया जाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंग्लैंड से साइंटिस्ट जो है वो उनमें इन्वेस्ट किया, उनको बुलाया, लेबोरेटरी खोली और उनको बोला कि आप ये खोज करें कि ये जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल है इसका क्या किया जा सकता है, इससे क्या क्या बन सकता है। तो हुआ क्या कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने खोज की और जो वेस्टेज थी उन्होंने कम से कम उससे 300 से ज़्यादा जो है प्रोडक्ट्स निकाले। जैसे वैक्स है, और ये आप घरों में देखते हैं, ये मोमबत्ती हैं, और भी बहुत सारा पेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने खोज की। और उन्होंने इसको यूज़ करने का मेथड भी बताया। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि रोकेफेलर और बाकी कंपनियों का जो वेस्ट मटेरियल था वो सारा मटेरियल जो है वो जॉन डी इस्तेमाल करने लग गया और वो दिनों में ही रिच होने लगा। अब क्या था कि अब वो सब कंपनियों के बीच वो अकेला ही जो बिजनेसमैन था, उसकी एक तरह से जो है वो उसका बिजनेस ज़्यादा चल गया। और बाकियों का बिजनेस, क्योंकि उनको समझ नहीं थी कि हो क्या रहा है, ये कैसे रिच हो रहा है, और उन्होंने उनको समझ नहीं आई। लेकिन उसने अपनी नई चीज़ें बनाकर जो है वो मार्केट में इस्टेब्लिश कर दी और उससे वो जो रॉकेफेलर था वो बहुत रिच हो गया। जॉन डी रॉकेफेलर ने क्या किया कि यही नहीं, उसने अपनी शिपिंग चार्जेस कम करने के लिए शिपिंग कंपनी के साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ किया कि मैं आपको रेगुलर काम दूंगा, लेकिन आप मेरे प्राइसेस दूसरी कंपनियों से कम रखेंगे। तो हुआ क्या कि जो जॉन का बिजनेस था, जो प्राइस था उसके ऑयल का वो कम हो गया और दूसरे जो कंपनियां थी उनके प्राइसेस हाई थे, तो उसका ऑयल दूर दूर तक जाने लगा। इस तरह धीरे धीरे जॉन की पूरी तरह से स्टैंडर्ड ऑयल पर मोनोपोली हो गई। अब जॉन डी अपने स्टाफ को लेकर फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क में शिफ्ट कर गया। अब इसके पास इतना पैसा हो गया, $400 बिलियन, जो कि अभी तक एलोन के पास भी नहीं है। इतना पैसा जो है वो उस टाइम जॉन डी के पास था। तो इसीलिए इसे अमेरिका का रिचेस्ट मैन कहा जाता, फर्स्ट रिचेस्ट मैन कहा जाता है। बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती।
उसके बाद जॉन डी ने क्या किया कि जो छोटी दूसरी कंपनियां थी उनको खरीदना शुरू कर दिया। तो जितनी भी क्रूड ऑयल की कंपनियां थी जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो वो उनसे जो कंपनी है वो उसको पैसा देता था और ख़रीद लेता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी कंपनी बेचना नहीं चाहते थे, तो उनको वो क्या करता था, हर हथकंडा अपनाता था। जैसे वो कभी कभी उनको मार भी देता था, गन कल्चर है तो वो मार भी देता था। तो या फिर वो एक और काम करता था, वो इतने अपने ऑयल की प्राइस इतनी घटा देता था कि जहाँ वो बेचता है वहाँ पर उसको जो है उसका बिजनेस ख़त्म हो जाता था और इसका बिजनेस चल पड़ता था और वो वैसे ही बैंकरप्ट हो जाती थी। तो इस तरह करके वो धीरे धीरे सारी कंपनियों के ऊपर उसने अपनी मोनोपली कर ली और वो इतना ज़्यादा वो अपने आप में पावरफुल फील करने लग गया कि एक बार की बात है कि स्ट्राइक हुई। तो लोगों ने, लेबर्स ने स्ट्राइक की, तो उसने अपनी गन के साथ 10-12 लेबर मार दिए। जॉन डी के बारे में एक और बात है कि जॉन डी जो है वो अ, बुरा इंसान भी था और अच्छा भी था। उसके बाद उसने जो है वो दान करना शुरू कर दिया और उसके बाद उसने क्या किया, एक एजुकेशन बोर्ड, जनरल एजुकेशन बोर्ड बनाया बच्चों के लिए। लेकिन उसके पीछे मंशा क्या थी कि जो बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे वो लेबर का काम भी करेंगे। तो बेसिकली वो लेबर की तैयारी कर रहा था। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि ये कंट्री ऑफ लेबर भी हो सकता है। जॉन डी की जो मोनोपली है वो सबकी नज़रों में खटकने लगी क्योंकि वो बिलियनर बन गया था और अमेरिका तब तक इतना रिच नहीं हुआ था। तो उनको लगा कि ये तो गलत हो गया, लोगों ने भी शाउट किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1911 में एक ऑर्डर निकाला कि इस कंपनी को छोटी कंपनियों में डिवाइड कर दिया जाए। तो जॉन डी को पता था कि उसके साथ ये सब होने वाला है, तो उसने पहले ही इस कंपनी को छोटी छोटी कंपनियों में डिवाइड कर दिया था और उसमें उसने अपने ही फैमिली मेम्बर और अपने ही दोस्त जो है वो इन्वॉल्व कर लिए थे। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे वो चीज़ जो है, वो मोनोपली है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और वो फैमिली जो है वो बहुत बड़ी फैमिली बन गई क्योंकि आगे बच्चे, बच्चों के आगे बच्चे। तो अब जो है वो फैमिली में सारा बिजनेस डिवाइडेड है, ऐसा नहीं है, और भी लोगों के पास स्टैंडर्ड ऑयल की कंपनियां हैं। लेकिन उस टाइम वो फर्स्ट बिलियनर था। अब उसकी 1937 में जॉन डी की जो है वो डेथ हो गई थी। उसके दो ही मेन एम थे, एक तो वो बिलियनर बनना चाहता था क्योंकि वो पुअर फैमिली से था, और एक वो 100 ईयर्स जीना चाहता था, जो ऑलमोस्ट उसने सब कुछ पूरा कर लिया। तो ये थी जॉन डी रॉकेफेलर की कहानी, जिसको ज़्यादा लोग नहीं जानते। हमने भी कभी सुना नहीं है, हमें किसी ने बताया नहीं। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं, उनको पता है। ऐसे और भी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनके अपने आइलैंड हैं, इससे भी रिच फैमिलीज़ हैं जो अभी भी रिच हैं। लेकिन क्या है कि ये सब मीडिया से बचकर रहते हैं, अपने आप को रिच डिक्लेयर नहीं करते क्योंकि उनको डर है कि जितना वो मीडिया में एक्सपोज होंगे उनके ऊपर कोई ना कोई जो है वो अटैक होगा, क्योंकि डे बाय डे लोग जो है वो अवेयर होते जा रहे हैं। और जो रिच लोग हैं वो तभी बचकर रह सकते हैं जब लोग उनकी ओर ध्यान ना दें और वो चुपचाप अपना काम करते रहें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और भी बहुत सारी ऐसी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।